मैं आपके सामने आज कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ और इन प्रश्नों का जो उत्तर है इसे हम व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूँ रमेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल RK105। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के इस लगातार क्रम को। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन है ABCD के अंदर, जिसमें से एक का आपने चयन करना है। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो टॉपिक है हमारा चट्टान और उसमें भी क्या है, अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आग्नेय चट्टान से संबंधित ही पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, लिथोस का शाब्दिक अर्थ चट्टान है। देखिए, क्या सही है ये? हाँ जी, लिथोस जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चट्टान होता है। बी, ग्रेनाइट कोमल चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट कोमल चट्टान का उदाहरण है, क्या सही है ये? नहीं, ग्रेनाइट कठोर चट्टान का उदाहरण होता है। आइए आगे अपने देखेंगे वैसे ग्रेनाइट क्या है। जल मंडल व स्थल मंडल दोनों को क्रस्ट के भाग माना जाता है। ठीक है, यानी कि जल मंडल और स्थल मंडल दोनों क्रस्ट के भाग हैं। बिल्कुल सही है कि जो हमारी पृथ्वी है इसका बाहरी भाग, जिसे हम, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी का बाहरी भाग जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, इस क्रस्ट के अंदर जिस पे हम विचरण करते हैं ये है स्थल मंडल, और कुछ भाग क्या है, जल में डूबा हुआ है तो उसके नीचे भी क्रस्ट। तो ये जल मंडल और स्थल मंडल दोनों क्या है, क्रस्ट के जो उपभाग या भाग हैं। चट्टान का ही पर्यायवाची सेल है, यानी कि चट्टान को हम क्या कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं। सेल और चट्टान एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर जो आपको मिला वो है ग्रेनाइट कोमल चट्टान का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेनाइट कठोर चट्टान का उदाहरण है, यानी ग्रेनाइट चट्टान क्या है, कठोर चट्टान है, कोमल नहीं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो चट्टान है ही नहीं। अब देखिए, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या प्लैंकटन। सोचिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसमें डी, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन चट्टान नहीं है तो क्या है, ये मछलियों का भोजन है, इसे प्लैंकटन कहते हैं। और आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के प्रकार कैसे हैं? तो पहले जिसे हम क्या है, लिथोस, जिसे हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। इस चट्टान के तीन प्रकार हैं, जिसमें पहला है आग्नेय, जो ज्वालामुखी लावा धरातल से बाहर निकलता है। इससे सबसे पहली जो चट्टान बनती है इसे हम क्या कहेंगे, धरातल पे आके बिसता है, इसे क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। और फिर दूसरा कौन सा है इसका प्रकार, अवसादी चट्टान। अवसादी का मतलब होता है कि यहाँ से अपरदन के जो कारक हैं इस आग्नेय चट्टान को यहाँ से तोड़ फोड़ कर, या इसके कणों को जो इससे अलग हो जाते हैं इनको अन्यत्र कहीं पर ले जाकर क्या है, बिछा देते हैं, एक के बाद दूसरा बिछा देते हैं। तो एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, लगातार ये बिछते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कि एक स्थान से जो कण है अवसाद के रूप में दूसरे स्थान पे जमाव अवसादी चट्टान कहलाता है। अब इसके बाद में तीसरा क्या है, कायांतरित। कायांतरित चट्टान यानी कि जब यहाँ से ये पदार्थ यहाँ पहुंचा, फिर इसके बाद में और अत्यधिक पदार्थ यहाँ इसका जमाव होता रहा। मान लो यहाँ पर ये उद्गार भी काफ़ी समय तक, काफ़ी ऊंचे भाग का निर्माण हो चुका था, यहाँ से लंबे समय तक यहाँ जमाव के कारण नीचे का ये मलबा जो है ये अत्यधिक नीचे गहराइयों में दब गया, गहराइयों में दब गया। और अंदर के ताप के कारण जो है, टेम्परेचर के कारण जो है, या किसी ज्वालामुखी के नज़दीक से गुजरने के कारण जो है इसका रूप बदल गया। यानी ये लावा या मैग्मा के नज़दीक से गुजरने के कारण यहाँ इसका रूप क्या हुआ, बदल गया। तो ये चट्टान जो है वो कोमल होती है, मान लो तो ये कठोर हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसके संगठन में अंतर आ गया, जिसकी वजह से को अपने क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब आप देखिए, इसमें से डी जो है अपना राइट आंसर था, क्योंकि इन्होंने पूछा चट्टान का प्रकार नहीं है, नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर है क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक व या मौलिक सेल का उदाहरण है, यानी कि मूल सेल कौन सी है, या प्राथमिक सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ था, सेल यानी चट्टान। अब देखिए, इसमें चार ऑप्शन आपके पास सामने, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या बालू का पत्थर। इनमें से प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ए, आग्नेय सेल जो है प्राथमिक या मौलिक सेल का उदाहरण है।
अभी आपको बताया था कि यहाँ से जब ज्वालामुखी लावा यानी धरातल में से जो मैग्मा है लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो ये लावा सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। तभी तो आग्नेय चट्टान क्या है? हमारी प्राथमिक और मौलिक चट्टान है। तो धरातल के ऊपर सबसे पहले निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का। वैसे आप समझ सकते हैं कि जिसको अपने चट्टान कहते हैं, वो अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट पहले नहीं रहा है तो आप यूं ही समझोगे कि धरातल के ऊपर कोई ऊंचा भाग है, कठोर भाग है, धरातल से उभरा हुआ भाग है, जिसको हम क्या कहेंगे? चट्टान। लेकिन रियल में क्या होता है? एक भूगोलवेत्ता के दृष्टिकोण से ये चट्टान नहीं है। ये तो चट्टान है ही है, लेकिन पूरा धरातल ही चट्टान है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा ये भाग जो है ये क्या है? चट्टान कहलाता है। बाहरी भाग क्या कहलाएगा? ये सतह पूरी की पूरी चट्टान ही कहलाती है। ठीक है, कुछ चट्टान जल में डूबी हुई है यानी कि जलमंडल, कुछ ऊपर जो जिस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चट्टान ही कहलाती है। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि केवल ऊपर भाग जो ऊंचा उठा हुआ है, धरातल से निकला हुआ है, कठोर है, उसको हम चट्टान कहेंगे। नहीं, चट्टान कोमल भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। यानी कि जो रेत है वो भी चट्टान है, चूना पत्थर का जो एरिया है वो भी चट्टान है, ग्रेनाइट जो है कठोर भाग है वो भी चट्टान है। तो जिस पे हम चल रहे हैं ये सतह जिसको हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो आप ये मत मानना कि चट्टान जो है वो केवल और केवल ऊंचा उठा हुआ भाग है। प्रत्येक भाग जो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, ठीक है, कोमल हो कठोर हो, वो चट्टान कहलाएगा। अब देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, इग्नीज जिससे आग्नेय शब्द बना है किस भाषा की देन है? ठीक है, किस भाषा की देन है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, यूनानी, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन। तो इग्निस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये इग्निस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आग्नेय, यानी आग जैसा। ठीक है, ज्वालामुखी जो है उससे निकलता है, जो चट्टान है जिससे बनती है ज्वालामुखी लावा से, तो वो आग जैसा प्रतीत होता है, इसलिए उसे आग्नेय कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान की नहीं है? यानी कि जो ज्वालामुखी लावा से निर्मित चट्टान है उसका इनमें से जो है ये इनमें से कौन सी विशेषता एक आपको इससे चयन करनी है। ABCD चार ऑप्शन आपके सामने। आग्नेय चट्टान में परतों का अभाव होता है। तो आग्नेय चट्टान आप देखोगे यहाँ आपके इस प्रकार से दोनों दिखेंगे। ठीक है, यहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने। आग्नेय चट्टान यानी कि ज्वालामुखी लावा जब धरातल से बाहर निकलता है तो इस आग्नेय चट्टान के अंदर परतों का अभाव होता है। कैसे होता है कि ज्वालामुखी लावा जब बाहर निकला तो ये एक बार यहाँ यूं फैल गया, ठीक है, फिर दूसरी बार फिर इसके ऊपर फैल गया, लेकिन ये आपस में इतना संगठित हो जाता है कि इस गर्मी कारण इतना संगठित हो जाता है कि इन दोनों के बीच में परतों का यानी ये दोनों एक दूसरे से परतों के रूप में अलग नहीं समझे जा सकते। हाँ, इसकी बनावट में ये थोड़ा महसूस होता है कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, लेकिन रियल में देखेंगे तो ये एक दूसरे से इतनी संगठित हो जाती है कि इनमें कोई भी परतें जो है, परतों का केवल आभास होता है लेकिन परतें नहीं पाई जाती है। दूसरा, आग्नेय चट्टान कठोर संरचना वाली होती है। जब ज्वालामुखी मैग्मा जो है वो धरातल पे लावा के रूप में आके यहाँ फैलता है, तो लावा जब यहाँ पर जमता है, ठंडा होने के बाद में यहाँ जमता है, तो जमने पर वो बड़ा ही क्या रहता है? ठोस कठोर, यानी कि लावा आग्नेय चट्टान जो है वो क्या है? कठोर चट्टान होती है। बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टान में जीवावशेष पाए जाते हैं। अब देखिए धरातल के अंदर से निकला हुआ, ठीक है, ये मैग्मा, ये लावा, ठीक है, लावा जब धरातल के ऊपर सतह पे फैलता है और यहाँ चट्टान का निर्माण करता है, सतह का निर्माण करता है, तो उसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी ना तो यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो जीव कहाँ मिलते हैं? सतह के ऊपर मिलते हैं। इस सतह के ऊपर यहाँ पनपेंगे। जब यहाँ से अवसादों के रूप में, जब यहाँ से ये पदार्थ यहाँ अवसादों के रूप में जब ये पदार्थ अन्य स्थानों पे जाएगा तो उसके अंदर ये मृत जीव अवशेष यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह या कोई जीवों के अवशेष हैं, ये सब जो है ये कहाँ किस में मिलने वाले हैं? अवसादी चट्टानों में मिलने वाले हैं। अवसादी चट्टानों में मिलने वाले हैं, जैसे कि उदाहरण है कोयला। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टानों में मिलेगा। आग्नेय चट्टानों में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये प्राथमिक चट्टान है। या यूं मानो कि जब इस ज्वालामुखी उद्गार, जब पृथ्वी शुरुआती अवस्था के अंदर पृथ्वी जब शीतल हो रही थी, ठंडी हो रही थी, तो उस समय यहाँ से जितना भी लावा है बाहर निकल रहा था, लगातार पूरी पृथ्वी के ऊपर उद्गार ही उद्गार हो रहे थे, तो उस समय जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया और उस समय जीव थे ही नहीं। या यूं मानो कि जब सतह के ऊपर लावा आता है तो इसके अंदर कहीं पर भी जीवों की जो है वो स्थिति नहीं होती, जिसके कारण जो है यहाँ इसमें जीवशेष नहीं मिलते हैं। अब देखिए इसके बाद में
इसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर जो डी है, आग्नेय चट्टान में रवे पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टान के अंदर रवे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आग्नेय चट्टान के अंदर रवे पाए जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ से लावा बाहर आता है तो ये धीमे धीमे ठंडा होता है, और जब ये ठंडा होता है धीमे धीमे तो इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी रवे बन जाते हैं। यानी कि ऊपर से तो बिल्कुल ये कठोर दिखेगी, आपस में संरचना भी कठोर होगी, लेकिन इसके अंदर वे पाए जाते हैं दानेदार टाइप। ठीक है, लेकिन ये आपस में काफी संगठित होती है। अब देखिए इनमें राइट आंसर क्या हुआ अपना, सी, यानी कि आग्नेय चट्टान में जीवावशेष पाए जाते हैं। ये इस कथन जो है गलत है। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टान की विशेषता नहीं है, इसलिए सी अपना राइट आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आप मोरदार पर्वतों की अपनति व अभिनति में मैग्मा जमाव कहलाता है। तो ये मोरदार पर्वतों की अपनति और अभिनति होती क्या है? मान लीजिए सतह है, और इस सतह के अगर ये फोल्ड पड़ जाए तो ये इस प्रकार से सतह उभर जाती है इस प्रकार से। तो ये भाग क्या है? अपनति है, और ये अभिनति है। ठीक है, ये क्या है? अभिनति, और ये क्या है? अपनति। अपनति और अभिनति के अंदर यहाँ पर जब इस स्थान पे और यहाँ पर जब इस स्थान पे लावा का जमाव हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी अपनति और अभिनति में जो लहरदार जमाव हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फेकोलिथ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। अब देखिए बेथोलिथ क्या है, आपने इसको चारों को देख लेते हैं क्या है। सतह के अंदर अंतर्वेदी, जब आंतरिक भाग के अंदर, यानी कि जो मध्यवर्ती जो भाग है इसका, पृथ्वी का ज़्यादा गहरा भी नहीं। ठीक है, मध्यवर्ती भाग के अंदर जब लावा बाहर निकलता है तो ये लावा जब ऊपरी भाग में यहाँ पर जमा हो जाता है इसका, ठीक है, सतह के ऊपर ये दिखाई देने लगता है, तो इसको हम बेथोलिथ कहते हैं। इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी गहराई को कभी किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपरी भाग जो है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, ग्रेनाइट बार बार ज्वालामुखी उद्गार होना, ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ की होती रहती है, तो इसे हम बेथोलिथ कहते हैं। इसके किनारे जो है खड़े ढाल वाले होते हैं। इसके बाद में देखो आप लेकोलिथ क्या है, बाद में इस पर अपने चर्चा करेंगे, फिलहाल थोड़ा देख लेते हैं। लेकोलिथ क्या है? लेकोलिथ जब लावा यहाँ धरातल से बाहर आता है, ऊपर यहाँ पर ये परत अगर मिलती है, कठोर परत, तो लावा इसको धक्का लगाता है, ठीक है, अंदर से ऊपर की ओर धकेलता है, इसे कुछ ऊपर उठा देता है, और इसके बीच में यहाँ पर जब जमाव हो जाता है इस प्रकार से, इस गैप के अंदर जब लावा भर जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? लेकोलिथ कहेंगे। अब फेकोलिथ क्या है ये देखिए, अपनति और अवनति जो है पर्वतों की, इसमें फेकोलिथ का जमाव हो जाता है। फिर लोपोलिथ, लोपोलिथ जो है ये तस्त्री, ये जो गुंबद नुमा आकृति है, इसकी बजाय अगर यहाँ नीचे से आता हुआ लावा जो है वो एक बेसिन के रूप में इस प्रकार तस्त्री नुमा आकृति के अंदर जमाव हो जाता है। ठीक है, तो एक तस्त्री के रूप में अगर इसका जमाव हो जाता है, कुछ तिरछा सा धरातल के अंदर ये प्रविष्ट कर जाता है, ठीक है, तो इस अवतल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये सतह को ऊपर नहीं उठाता, ये खुद जो है इस सतह के बीच में इस प्रकार से बढ़ जाता है कि ये एक तस्त्री जैसी आकृति बन जाती है, जिसे लोपोलिथ कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार है। इसके बाद में सील और डाइक भी इसी का प्रकार है, मध्यवर्ती जो आग्नेय सेल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतह के नीचे लंब के रूप में आग्नेय सेल के जमाव को कहते हैं। यानी सतह के नीचे लंब के रूप में, यानी लंबवत रूप में जो है आग्नेय सेल का जमाव, उसे क्या कहेंगे? तो ये लंबवत इस प्रकार से, अगर लावा इस प्रकार से यहाँ पर आए और ये लावा सतह के नीचे इस प्रकार से लंब के रूप में जम जाता है, ठीक है, इस प्रकार से लंब के रूप में जम जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन है सील, सीट, लोपोलिथ या डाइक। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, डाइक। इसको क्या कहेंगे हम? डाइक कहेंगे, तो इसे डाइक कहा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टफ क्या है? टफ क्या है? ऑप्शन है ज्वालामुखी पदार्थ, लावा का जलीय जमाव, बी ऑप्शन ज्वालामुखी से निकले बड़े बड़े टुकड़े, सी ज्वालामुखी लावा की चादर परत का जमाव, डी ज्वालामुखी उद्गार से पूर्व पातालीय जमाव। अब देखिए आप, इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ए, ज्वालामुखी पदार्थ, यानी कि लावा का जलीय जमाव। ज्वालामुखी पदार्थ और लावा का जब ये लावा यहाँ से निकलता है मान लो, और यहाँ नज़दीक में कोई जलीय सतह है, और इस जलीय सतह के ऊपर ये इसमें जलीय सतह के अंदर चला जाता है, यानी जल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर आके जम जाता है। तो जब लावा का जलीय जमाव होता है तो इसे टफ कहा जाता है। इसमें जो
बड़े बड़े अगर टुकड़े अगर ज्वालामुखी लावा से निकलते हैं तो उसको जो है बम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये लावा जो है ये किसमें जलीय जमाव के रूप में मिलता है, जल में पहुंच जाता है, तो इसको टफ कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनिक अर्थात अंतर्जात आग्नेय सेल का उदाहरण है। प्लूटोनिक यानी कि प्लूटो यानी कि पाताल, ठीक है, पाताल वाली जो यानी कि अंदर अत्यधिक गहराई में मिलने वाली जो आग्नेय सेल है उसका उदाहरण है। इसमें से आपका राइट आंसर देखिए आप कौन सा, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है या बलुआ पत्थर यानी बालू का पत्थर है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, बी, ग्रेनाइट आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो गहराई में मिलने वाला, जैसे ग्रेनाइट गहराई, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है, गहराई यानी पताल, प्लूटोनिक, ठीक है, अंतर्जात आग्नेय सेल का ये उदाहरण है ग्रेनाइट। तो राइट आंसर होगा आपका बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, लावा के सतही जमाव बेसाल्ट के अधिकतर भाग के अपर्दन के पश्चात टोपी के समान बची सेल कहलाती है। देखिए लावा का जब सतही जमाव होता है यानी कि जब लावा गहराई में अगर जम जाए, लावा अगर गहराई में ही जम जाता है, यहाँ इस भाग में ही जम जाता है, तो इसको ग्रेनाइट कहते हैं। लेकिन जब लावा का सतह के ऊपर यहाँ पर आकर इसका जमाव होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बेसाल्ट। लेकिन जब इसका अपर्दन हो जाता है, अधिकतर भाग इसका अपरदित हो जाता है और कुछ जो सतह बच जाती है ऊपर, ठीक है, कुछ सतह जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर मान लो ये बच जाती है, ठीक है, ये भाग जो है इसका अपरदित हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले तो चादर ये बिल्कुल फैली हुई थी सीधी यहाँ तक, लेकिन अब इसका यहाँ से और यहाँ से जो है वो अवशेष के रूप में बच गया है, लेकिन बाकी अपर्दन हो चुका है। तो इसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन आपके पास सामने सीफ, सर्क, मेसा या ग्लास। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर होगा आपका क्या, मेसा। हाँ जी, मेसा जो है इसे कहेंगे जब बेसाल्ट यानी कि लावा की एक चादर के रूप में जब जमाव होता है, कुछ समय बाद में यहाँ अपर्दन की क्रिया कार्य करने के पश्चात इस भाग में से और ये भाग जो है अपर्दित हो जाता है। इसे अपर्दित होने के कारण जो है, इस अपर्दन के कारण जो है सतह के ऊपर यहाँ पर ये चादर जो है ये टोपीनुमा आकृति में दिखाई देती है। आप यूँ मान लो, ठीक है, ये टोपीनुमा आकृति में दिखाई देती है। इस टोपीनुमा आकृति को क्या कहेंगे, मेसा कहेंगे। और जब इसका अत्यधिक मात्रा में जब अपर्दन हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, बुट्टी कहलाएगा। तो इसी के साथ आपकी ये 10 क्वेश्चन जो है वो व्याख्या सहित कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।